Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is लोकतांत्रिक व्यवस्था की संरचना, structure of democratic system. Okay students, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की संरचना। ओके, संसार की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में लोकतंत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रणाली सिद्ध हुई है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि लोकतंत्र के अर्थ तथा विभिन्न प्रकारों को समझने के साथ ही इसकी संरचना का निर्माण करने वाले प्रमुख अंगों की प्रकृति को समझा जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की संरचना में जिन प्रमुख इकाइयों का योगदान होता है उन्हें विभिन्न विद्वानों ने सरकार, राजनीतिक दल, अधिकारी दल, दबाव समूह, राजनीतिक अभिजन तथा जनसंचार आदि के रूप में स्पष्ट किया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सभी अंग साधारण रूप से विभिन्न समूह के रूप में दिखाई देते हैं, किंतु इन सभी की अपनी एक निश्चित कार्य प्रणाली होने के कारण इन्हें संस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार निम्नलिखित विवेचन में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम राजनीतिक दलों, अधिकारिक तंत्र, दबाव समूह, राजनीतिक अभिजन तथा जनसंचार की प्रकृति और भूमिका को स्पष्ट करेंगे। ओके, so there are some points for structure of democratic system. Number 1 point है political parties, second point है pressure groups, थर्ड पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी, फोर्थ पॉइंट है एलाइट्स एंड फिफ्थ पॉइंट है मास कम्युनिकेशन। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सरकार का निर्माण करने, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने तथा जनता और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने में आज राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम होते हैं, जिन्हें एक विशेष कार्य प्रणाली के द्वारा उसके पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल की राजनीतिक शक्ति का निर्धारण इस बात से होता है कि उस दल की सदस्य संख्या कितनी अधिक है तथा जनसाधारण पर इसका प्रभाव कितना अधिक है। इस आधार पर बिल क्लाइस्टन ने राजनीतिक दल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो राजनीतिक रूप से समान विचार के हों तथा राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हो। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दलों की सदस्यता तथा कार्य पद्धति को व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में कुछ विशेष आर्थिक और सामाजिक नीतियां ही विभिन्न राजनीतिक दल के निर्माण का आधार होती हैं। इसके बाद भी रॉबर्ट माइकेल का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि सत्ता के संघर्ष में आगे बढ़ने की इच्छा ही राजनीतिक दलों के निर्माण का आधारभूत कारण है। राजनीतिक दल सरकार और प्रशासन को एक विशेष ढंग से काम करने के लिए बाध्य करके एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी उनकी सदस्यता ग्रहण करने की प्रेरणा मिलने लगती है। सेकंड पॉइंट है अपना अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी। लोकतंत्र वैधानिक सत्ता पर आधारित जनता का शासन है। अधिकारी तंत्र वैधानिक सत्ता के व्यवस्थित उपयोग का एक साधन है। वेबर ने स्पष्ट किया है कि
संचालन में अधिकारी तंत्र न केवल सबसे महत्वपूर्ण संस्था है अपितु सरकार और जनता के लिए भी इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों को अधिकारी तंत्र के द्वारा ही जनसाधारण में लागू किया जाता है। इसे परिभाषित करते हुए बेबल ने लिखा है कि अधिकारी तंत्र एक ऐसा संगठन है जिसमें बहुत से व्यक्ति उच्च और निम्न पदों पर आसीन होते हैं। वे अपने कार्य में इस तरह का तार्किक समन्वय रखते हैं जिससे प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारी तंत्र वैधानिक सत्ता का उपयोग करने वाली एक विशेष संस्था है। यह संभव है कि अधिकारी तंत्र के प्रशासन पर एक अधिकार की प्रवृत्ति तथा सत्ता के दुरुपयोग को प्रोत्साहन मिलने लगे। इसके बाद भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अधिकारी तंत्र का होना एक जरूरी दशा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दबाव समूह की सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें हम हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं। इन्हें दबाव समूह को दबाव समूह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले पीटर ओडगार्ड ने प्रस्तुत किया था। इसे परिभाषित करते हुए ओडगार्ड ने लिखा है, दबाव समूह उन व्यक्तियों का औपचारिक संगठन है जो एक या अनेक सामाजिक हितों से संबंधित होते हैं तथा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सार्वजनिक नीतियों और प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जॉनसन ने लिखा है, राजनीतिक दलों से भिन्न एक दबाव समूह ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य किन्हीं प्रत्याशियों को चुनना नहीं होता है वरन किसी विशेष लक्ष्य अथवा स्वार्थ को लेकर सरकार को प्रभावित करना होता है। उदाहरण के लिए एक विशेष जाति अथवा धर्म को विशेष रियायतें देने अथवा जनसंख्या संबंधी नीति में परिवर्तन करने के लिए जो समूह सरकार से बाहर रहकर सरकार पर दबाव डालते हैं उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलाइट्स, अभिजन। ऐसे बहुत कम समाजशास्त्री हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अभिजन की अवधारणा अथवा उसके योगदान का वर्णन न किया। वास्तव में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अभिजनों की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अभिजन लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अभिजनों की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले विद्वानों में कौन कौन से हैं? परेटो हैं, मॉस्का है, माइकेल्स हैं। वे आरंभिक विद्वान हैं जिन्होंने शासकीय और अशासकीय अभिजनों के बीच मतभेद करते हुए राजनीतिक व्यवस्था में उनके योगदान की चर्चा की है। परेटो ने जहां एक और यह स्पष्ट किया है कि शासन का अधिकार इन दोनों तरह के अभिजनों के बीच चक्र के रूप में घूमता रहता है, वहीं माइकेल्स ने यह बतलाया है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बार जो अभिजन महत्वपूर्ण पदों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अपने पद से हटा देना बहुत कठिन होता है। इस तरह कुछ समय पहले तक राजनीति में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को भी अभिजन कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू तीमाशेव के अनुसार अभिजन के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रतिभाओं से युक्त होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत प्रतिष्ठित होती है। उनका आशय है कि राजनीति, प्रशासन, व्यापार, कला, शिक्षा, चिकित्सा तथा बौद्धिकता के क्षेत्र में जो व्यक्ति अत्यधिक योग्य, कुशल और सफल होते हैं उन्हीं को अभिजन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। संचार का अर्थ किसी विचार, व्यवहार अथवा तथ्य का व्यापक स्तर पर व्यक्तियों तथा समूह में संप्रेषण करना है। इसका तात्पर्य है जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी विशेषता, विचार अथवा तथ्य का व्यक्ति के एक बड़े समूह में संप्रेषण किया जाता है उसी को हम जनसंचार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेपियर राइट हेयर अबाउट द मास कम्युनिकेशन, जनसंचार उन साधनों और प्रवृत्तियों की रचनात्मक संपूर्णता है जिसके द्वारा एक दूसरे से दूर
स्थित बहुत से व्यक्तियों में कुछ विचारों का संप्रेषण करके वैचारिक सहभागिता में वृद्धि की जाती है। अकॉर्डिंग टू अकोलकर ने जनसंचार जनमत को प्रभावित करने वाला एक संगठित और व्यवस्थित प्रयत्न कहा है। इन कथनों से स्पष्ट है कि समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, चलचित्र, भाषण के मंच आदि जनसंचार के ही प्रमुख साधन हैं, जिनके द्वारा लोगों के विचार और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। जनसंचार के दौरान बहुत कम समय में प्रमुख विचार, संदेश, समाचार तथा घटनाओं को एक दूसरे से बहुत दूर स्थित विभिन्न समूहों तक पहुंचाया जा सकता है। यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंचार का एक प्रमुख आधार है, लेकिन जनसंचार माध्यमों में सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को प्रभावित करने में प्रेस की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। साधारणतः टेलीविजन और रेडियो पर सरकार तथा कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का प्रभाव होने के कारण उनके द्वारा प्रसारित विचार अधिक निष्पक्ष नहीं माने जाते हैं। दूसरी ओर विभिन्न समाचार पत्र तथा साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं जनजीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं। फलस्वरूप इनमें दिए गए विचार जनसाधारण की भावनाओं, मनोवृत्तियों को बहुत गहरे ढंग से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के अतिरिक्त दूसरे सभी राजनीतिक दलों का यह प्रयास रहता है कि वे प्रेस के माध्यम से अपने विचार और कार्यक्रमों को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। इनसे संबंधित उपयोगी नीतियां बनाने के लिए प्रेस द्वारा सरकार पर दबाव डाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।